का अगर मैं कंपेयर करूं तो तालिबान में और हमारे भीम विधान कोई फर्क नहीं। तालिबान में तो मन में यूँ नहीं था कि अरे मैं बिल्कुल नया नवेला खिलाड़ी हूँ और कहाँ मेरे को एक पुराने कद्दावर खिलाड़ी के सामने लाके खड़ा कर दिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। घर के डंडों से आँख फूटने वाला काम हुआ। अच्छा, जिसको मैंने मंडल देश बनाया और उसी ने मतलब मेरे साथ रह के अपना वो दाव पे लगाया। समय ऐसा भी था जब आप लक्ष्मण सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते थे, उनके राजनीतिक साथी हुआ करते थे, तो ऐसा फिर क्या हुआ कि आपको उनके खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा? भू माफिया, शराब माफिया, जितने माफियाज होते हैं, चाहे रेत माफिया, सब हमारे भीम में इन्होंने पैदा करा। वो हमारा जो निर्दलीय जो उम्मीदवार था उसने एक ही तब तो आपकी पार्टी में वो तो तीसरे कार्यकाल में ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि चौथे कार्यकाल तक आपको पहुंचने नहीं दिया जनता ने, तो चौथी बार जीत नहीं पाए, वो हार को पचा नहीं पाए। अब जो हमारे वहाँ के लोकल नेता ही इस भू माफिया में, रेत माफिया में, शराब माफिया में लिप्त है, तो फिर कौन सुनने वाला। और नमस्कार। अमूमन राजनीतिक मिजाज अगर हम देखें किसी भी क्षेत्र का, तो चुनाव होते हैं, चुनाव परिणामों के बाद जो पार्टी सत्ता में आती है वो सक्रिय रहती है, जो पार्टी सत्ता से बाहर चली जाती है वो इंतज़ार करती है अगले चुनाव का। 3-4 साल की एक निष्क्रियता आती है, चुनावी दौर में वापस सब सक्रिय होते हैं। मगर ये जो एक पैटर्न है, ये राजसमंद का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ नहीं चलता है। वो होता है भीम। भीम की राजनीति एक ऐसी है कि उस राजनीतिक अखाड़े में लगातार, चाहे परिणाम कुछ भी हो, राजनीतिक दाव पेच जारी रहते हैं, राजनीतिक अखाड़े की राजनीतिक कुश्ती चलती रहती है। और उस अखाड़े के बड़े पुराने खिलाड़ी और उस अखाड़े को लगातार रोचक बनाने वाले खिलाड़ी आज हमारे साथ है। अभी हमारे साथ है भीम से 3 बार के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हरी सिंह जी। हालांकि पिछला चुनाव आपके लिए परिणाम थोड़े से नेगेटिव लेके आया था, मगर आपकी सक्रियता लगातार बनी हुई है। और मैं जब आपके फोटो या वीडियो आते हैं, आपकी खबरें आती हैं, तब देखता हूं, तो मेरे को एक चीज़ महसूस होती है कि हरी सिंह जी को इतना गुस्सा क्यों आता है। बहुत आप आक्रोशित लगते हैं मुझे हर एक बार। ना ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं 2002 में पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो मेरा आने का उद्देश्य यही है कि एक कहावत है ना, एक बिजनेसमैन की, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अगेंस्ट व्हाट आई एम गेनिंग, उसी पैटर्न में चला हूँ। जब प्रथम बार जब मैं विधायक बना तो मैंने मेरी विधानसभा को देखा कि मेरी विधानसभा एक बहुत ही पिछड़ी हुई आबादी का क्षेत्र लग रहा है, और यहाँ पे जो एक इस धरती पे जो पैदा होता है उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, उसको शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार मिले, उसी को लेकर मैं चला। जब प्रथम बार आके मैंने देखा तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो मुझे महसूस हुई है, सबसे बड़ी जो कमी है, यहाँ शिक्षा की कमी है। मैंने शिक्षा को सर्वोपरि मानते हुए मैंने वहाँ पे कॉलेज खुलवाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी को, जिन्होंने मुझे बहुत मेरा सहयोग दिया और मुझे साथ दिया, और जो मैंने उनसे निवेदन किया उन्होंने तत्काल उस पर उन्होंने क्रांति करके उन्होंने मेरे को 2003 की बात बता रहे हैं। 2003 में उस वक्त भीम में हुआ करता था, और बड़े आपके सामने एक प्रबल दावेदार थे लक्ष्मण सिंह जी, राजनीति का एक बहुत अनुभवी नाम। तो 2003 का चुनाव आप लड़ रहे थे, तो ऐसा मन में यूँ नहीं था कि अरे मैं बिल्कुल नया नवेला खिलाड़ी हूँ और कहाँ मेरे को एक पुराने कद्दावर खिलाड़ी के सामने लाके खड़ा कर दिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं राजनीतिक हिसाब से आया ही नहीं ना, तो मेरी सोच ही नहीं थी। मेरी सोच तो ये थी कि यार मैं आया हूँ तो मैं मेरा जन्म स्थल है मेरा भीम, तो मैं यहाँ कुछ करूँ। अब जब अगर मान लो जनता ने मुझे मौका देगी तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ये सोच करके मैं आया था। और देखिए, जो गेम खेलने वाला ना, वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं हारूंगा, वो ये सोच के मुझे जीतना है। और जीत की मेरे मन में एक आशा लेके मैं आया था, और मैंने जनता ने मुझे सहयोग दिया, जनता ने मुझे यही दिला। भीम की राजनीतिक जब बात आती है, तब तक, क्योंकि एक भीम बड़ा क्षेत्र है, मगर उसकी पूरी राजनीति और पिछले कई सालों की राजनीति एक छोटे से गांव नंदावट में आके बस जाती है। चाहे भाजपा हो या चाहे कांग्रेस, सबको आखिर में उसी गांव से अपने नेता खोजने हैं। और बताया ये भी जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब आप लक्ष्मण सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते थे, उनके राजनीतिक साथी हुआ करते थे, तो ऐसा फिर क्या हुआ कि आपको उनके खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा? अब ये तो इसमें मैं क्या बताऊँ, ये तो देखिए पॉलिटिक्स में आ गया, उसके बाद ये सब चीज़ें गौण हो जाती है। इस पर मैं कोई ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। तो बस यही है कि चलो, जब मेरे जो राइवल है उन्होंने क्या नहीं किया, पर मेरी सोच ये थी कि यार आई शुड हैव टू डू समथिंग फॉर माई कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उसी सोच के मैंने काम किया, और उसी में मैंने बिजली, सड़क और शिक्षा को महत्व देते हुए मैंने गाँव में कॉलेज खुलवाई, और फिर देवगन कॉलेज खुलवाई, और शिक्षा को महत्व देते। फिर बाद में सेकेंड फेज में मैंने लिया बिजली का।
बिजली मेरा जो क्षेत्र एक तो ये आपका 2008 से 2013 का जो कार्यकाल आप बता हाँ रहे उस काल में मैंने पूरा बिजली को मतलब कनेक्टिविटी हर घर को दिए, चाहे मुझे 10 लाख रुपये देने पड़े हों मैंने दिए। मैं उस वक्त के 200 विधायक में पहला विधायक में ऐसा हूँ जो सबसे ज़्यादा बिजली मैंने पैसे दिए। मेरी यही सोच थी कि यार दूर दराज चाहे कितना भी दूर घर है मैंने उसको बिजली पहुंचा, 10 लाख भी देने पड़े एक घर के लिए, मैंने बिजली पहुंचाई। ये जो मैंने एक मिशन लेके चला उसको मैंने पहला सक्सेस कार्यकाल किया। आप बता रहे हैं कि मैंने एजुकेशन के लिए काम किया, दूसरा कार्यकाल आप बता रहे हैं बिजली के लिए काम किया, तो तीसरे कार्यकाल में ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि चौथे कार्यकाल तक आपको पहुंचने नहीं दिया जनता ने? जनता ने पहुंच नहीं दिया, लेकिन हाँ वो कहावत है ना, हमारे घर के डंडों से आँख फूटने वाला काम हुआ। अच्छा, जिसको मैंने मंडल देश बनाया और उसी ने मतलब मेरे साथ रह के अपना वो दाव पे लगाया, जिसकी वजह से मैंने भी उसको तो अंडर एस्टिमेट काउंट कर लिया, जिसकी मैं 17,500-1800 वोट से लूज़ कर गया। अभी आप कैसे काउंट करते हैं, क्योंकि वो वापस दावेदारियाँ तो लगभग आपके वहाँ बनी हुई है, और ये जो बागी वाला जो आप बता रहे हैं हल्का फुल्का फैक्टर की मेरे कहीं वहीं से तकलीफ हुई, वो तकलीफ तो इस बार भी लग रहा है कि आपके राजनीतिक रूप से तो आने वाली है। वो आने दो ना मुझे, मैं तो कर्मवादी हूँ, कर्म में विश्वास करता हूँ। मैं जिस 2002 में जैसे पॉलिटिक्स में आया हूँ, आज तक मैं कभी घर पे दिन में सोया नहीं, मुझे याद भी नहीं दिन में सोना। मेरा निरंतर कार्यक्रम रहता है, 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 8 साढ़े 8 बजे घर पहुँचता हूँ। जब मैंने जो मिशन मैंने बना लिया, मैं बोला बिजनेसमैन की सोच वही होती है यार, हाउ टू विन दिस गेम, उसी आधार पे मैं चलाऊँ। और मेरा एक ही ध्येय, मैं ना लेफ्ट देखता हूँ ना राइट देखता हूँ, मेरी एक सोच रहती है कि मुझे वापस इस जनता में एक मौका लेके आऊँ और जो मेरे अधूरे काम है उनको पूरा करूँ। ये मेरी सोच सपना, और इसी को लेके मैं आधार लेके चल रहा हूँ गाँव में, और गाँव वाले मेरे साथ हैं। गाँव वाले आपके साथ है, मतलब आप मान रहे हैं कि इस बार निर्दलीय फैक्टर इतना तकलीफ नहीं देगा आपको? नहीं, लास्ट टाइम तो देखिए लोग भ्रमित हो गए थे। भ्रमित क्या कि जो हमारा जो निर्दलीय जो उम्मीदवार था उसने एक ही तब तो आपकी पार्टी में वो पार्टी में तो अभी ठीक है, सिम्टम्स ऐसे होते हैं, ले लिया तो चलो अच्छी बात है, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम तो अपने कर्म करने विश्वास करते कर्म कर रहे हैं। और ये क्या, वो अगर निर्दलीय खड़ा नहीं होता तो मैं समझता 20-25 हज़ार से मैं जीत जाते हैं। आप चौथी बार बनने से आप बता रहे हैं कि उनके कारण आप नहीं जा पाए, मगर अब ये जो 4 साल गुजरे हैं, अब क्योंकि अब 1 साल चुनाव को बचा है, चुनाव की सब तमाम अब दावेदारियाँ तमाम भागदौड़ प्रारंभ हो गई। हालांकि आप लोगों के क्षेत्र में तो लगातार सक्रियता रहती है। अब आपको लगता है कि इस 1 साल में आप एक्सीलेटर पे वो पाँव लग के वो रफ्तार बढ़ा पाएंगे कि 2023 में भीम से चेहरा हरी सिंह रावत ही होंगे? मैं कर्मवादी हूँ, और अगर मान लो सीट निकाली तो सबको सोचना पड़ेगा भी को हु कैन विन दिस गेम। उसी सोच में मैं कर्म में विश्वास कर, कर्म में कर रहा हूँ। मेरा क्या टिकट के वो मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरा ये है कि मैं ऐसा काम करूँगा कि आज जन जन मेरे साथ जुड़े, और उसी आधार में काम कर रहा हूँ। और मेरा आज विपक्ष में जो है हमारे विधायक, तो आप देख ही रहे हो और जग जाहिर है इनके क्या कार्यकलाप चल रहे हैं। क्या आप क्या मानते हैं कि उनको लेकर आप लगातार एक आरोपों का दम्बा दौर चलाते हैं, चाहे वो छात्र संघ के चुनाव हो या चाहे अभी एक विद्यालय में एक कार्यक्रम था गेम्स के दौरान, उस वक्त का भी आपका एक वीडियो था, अभी एक वो जो पुजारी प्रकरण हुआ है जो बड़े दुखद प्रकरण है, उसको लेकर आप बड़े मुखर हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा विषय है जिसके आधार पर कि भाई हाँ ये काम ऐसा है कि इस पर हम लगातार मुद्दा बनाएंगे और चुनाव में जाएंगे? जनता में प्रेजेंट रहना और जनता के मुद्दों को उठाना, जनता के दुख दर्द में शामिल होना, ये मेरा मुद्दा, इसी मुद्दे को लेकर चलता हूँ। वर्तमान विधायक जी के काम को कैसे आप आंकते हैं? आप अभी जो कांग्रेस विधायक जी ने तो हमारे भीम को, मैं समझता हूँ कि पूरी 200 विधानसभा में भीम विधानसभा का अगर मैं कंपेयर करूँ तो तालिबान में और हमारे भीम विधानसभा कोई फर्क नहीं। तालिबान में और हमारे भीम विधानसभा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे भ्रष्टाचार, आतंक, भू माफिया, शराब माफिया, जितने माफियाज होते हैं, चाहे रेत माफिया, सब हमारे भीम में इन्होंने पैदा कर रखे हैं। और इन्होंने इतना हिटलरशाही कर रखा है, आज आम पब्लिक वहाँ पे इतनी परेशान है। आज कोई भी भीम देवगढ़ में कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर आनंद चादर आ गया तो वापस कब भागूँ, ये सोचा कि ऐसा नहीं मैं सब्जेक्ट हुआ। जिसका जितना ज़्यादा उदाहरण है, बेचारे एक SHO देवगढ़ और थाना चौकी इंचार्ज था कामली घाट का, जिनका कोई लेना देना, उनको जब सस्पेंड कर दिया। ये तो बड़ी शर्म की बात है। उनके वहीं कार्य था। अब मेरी बात सुनिए, ये जिसके साथ घटना हुई है उस पुजारी ने 12 रिपोर्टें दी है, 2-3 महीने के अंदर, कतार वाइज की। आज सर वहाँ कभी SP को दी है, कभी कलेक्टर को दी है, कभी SDM को दी है, इवन मुख्यमंत्री को दी है, राज्यपाल को दी है, जहाँ भी इनको था सब जगह दी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, होता कैसे? अब जो हमारे वहाँ के लोकल नेता ही इस भू माफिया में, रेत माफिया में, शराब माफिया में लिप्त है,
तो फिर कौन सुनने वाला। और ये इतने दबाव में काम करते हैं अधिकारी कर्मचारियों को कि वो बेचारा कुछ सोच नहीं पाते मैं क्या करें। तो इसी का नतीजा है कि बेचारा कहावत है, करे कोई भरे कोई। आरोपों की एक लंबी लिस्ट तो है, पर अब जब चुनाव में जाएंगे तब आपको लगता है कि इन तमाम आपकी जो बातों पे लोग आपके साथ जुड़ेंगे? मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं, जनता आप खुद समझदार है। आज जनता खुद देख रही है इनके कार्यकलाप क्या है। आपको ध्यान होना चाहिए, कन्हैयालाल एक मर्डर केस हुआ था, उसमें भी भीम में पकड़े गए वो दोनों मुलजिम, पकड़ने वाले हमारे कार्यकर्ता थे। और जब ये हादसा हुआ तो वहाँ क्या देखो, माहौल तो ऑटोमेटिक खराब होता ही है जब एक हिंदुत्व की बात होती है। तो आज हर व्यक्ति में हिंदुत्व की भावना पैदा होती है। तो इस चक्कर में कुछ पब्लिक इकट्ठी हो गई और माहौल खराब हो गया। माहौल खराब हो तो इसमें एकदम ऐसा बाउंडर कर दिया और उसका इन्होंने गलत फायदा उठाया। जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, चाहे विश्व हिंदू परिषद के थे, चाहे बजरंग दल के थे, चाहे आरएसएस के थे, उनको टारगेट बनाकर और पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ इतना प्रताड़ित किया कि आज वो इतने मतलब खौफ में है कि बेचारे अपना गांव छोड़ के भाग गए। तो आज उनका परिवार वाले क्या, उनको क्या माला पहनाएंगे जब आएंगे तो पर एक विषय जो वहाँ से बार बार निकल कर आता है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, कि वहाँ आप हालांकि आरोप खूब लगा रहे हैं, मगर कि जैसे कि वहाँ के ग्राउंड बन रहे हैं, युवाओं को मोटिवेट किया जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले जो आर्मी के युवाओं से जुड़े, तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फिर आप युवाओं को वापस आप अपने आप से कनेक्ट कैसे करेंगे? युवा भी समझ रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आज मेरी बात सुनिए, ये जो बात करें भर्ती वाली तो विरोध कर रहे थे कल तक। तो जब इन्होंने देखा कि आईना देख लिया कि यार ये अगर हम इनका विरोध करें तो क्या, तो आज जहाँ भी ये जाते हैं, जो भी काम करते हैं, उनमें केवल अपना उल्लू सीधा करने के अलावा कोई काम नहीं है। अब युद्ध वीरों की बात करूँ मैं, युद्ध वीरों के लिए गाड़ी भिजवाई, वहाँ पे गाड़ी भिजा, वहाँ पे जो बेचारे गए तो वहाँ कोई रहने की व्यवस्था थी, वहाँ ले जाकर छोड़ दी उनको। कोई धनी थे धोरी थे, बेचारे रोते पीटते वापस आए। और इन्होंने खाली बस एक सगवा कर दिया, अरे यार जो काम करना तो चुपचाप करो ना, दिखाने का जो। इन्होंने खाली दिखावा करने के भीम के अंदर डीजे लगा के डीजे के बाजार में रैली निकाल रहे हैं। तो जैसे ये तो कोई युद्ध वीर में भर्ती होकर आई गया, इनको तो नौकरी मिल गई। ये केवल लोगों को दिखावा करते हैं, करना धरना कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह करके और अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में है। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता इनको आने वाले जवाब ऑटोमेटिक समय पर जवाब दे देगी जनता। मगर कई बार ऐसी भी होता है, क्योंकि सभी लोगों से बात होती है, हम भी करते हैं बात कि भाई क्या बात है, हरि सिंह जी इतने नाराज रहते हैं, और एक बार कुछ न कुछ भी हो। भीम की राजनीति का ऐसा पहलू है कि वहाँ कुछ भी हो रहा होगा तो वहाँ आरोप प्रत्यारोप विरोध का एक दौर चलता है। तो बोलते हैं कि यार क्योंकि चौथी बार जीत नहीं पाए, वो हार को पचा नहीं पा रहे हैं। ना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो आम पब्लिक समझ, आज आम पब्लिक भी ठगा महसूस कर रही है कि यार हमने हरि सिंह जैसे व्यक्ति को खो दिया। आज पब्लिक में जन में ये आक्रोश है कि यार हमने बहुत बड़ी गलती दिल्ली को वोट देके, अब ये ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। ये खुद को उनको एहसास हो गया। और अब बाकी रही सी, तो बाकी हमारे कार्यकलाप भी हमारे विधायक परिवार और वैसे बराबर कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हमें। हालांकि एक आप निर्दलीय की जरूर बात कर रहे हैं बार बार, मगर क्योंकि अब क्षेत्रवार सभी दलों के लिए गुटबाजियों को नियंत्रित करना बड़ी एक टेढ़ी खीर हो गई। तो ऐसे में भीम की तमाम गुटबाजियों को भारतीय जनता पार्टी परिवार कैसे मैनेज करेगा? नहीं, हमारा तो कोई गुटबाजी है ही नहीं। गुटबाजी तो ये लोग फैला रहे हैं, कांग्रेस ही वो फैला रहे हैं गुटबाजी। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं, जबरदस्ती उनको हाईलाइट करके परेशान करके लोगों को टॉर्चर करके खड़े कर रहे हैं। बाकी ऐसा उनको क्या टॉर्चर है, तेरी तीसरी संतान है, तेरे को मैं तेरा कैंसिल करवा दूंगा, तेरा ये धमके दे के उनको जबरदस्ती मतलब हाईलाइट करके उनको जबरदस्ती वो नेता बना रहे हैं, जबकि बेचारे को ऐसी सोच ही नहीं मन। हल्का सा एक आते हैं कि राजनीतिक, क्योंकि राजनीति तमाम गतिविधियां आखिर में परिणामों पर निर्भर करती है। और एक बात को मैं हमेशा लगातार देखता हूं कि जो रिजल्ट्स रहे हैं चुनाव के बाद, चाहे पंचायत समिति के रहे हो, चाहे जिला परिषद के रहे हो, या फिर आपकी वहाँ की नगर पालिका देवगढ़ की, तो उसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड रहा है। तो ये हरि सिंह जी को ये कौन सा मंत्र पता है कि भाई मैं तो आया नहीं आया, पर बाकी सब जगह मैं अपने झंडे गाड़ ही दूंगा? देखिए हेमंत जी, ये कौन सा झाड़ फूक वाला कोई आपको ये हुआ है, मेरी बात सुनिए। पब्लिक तो ठगा गई, उनको तो विश्वास था कि हरि सिंह हार जाएगा। अब जब ये रिजल्ट आया कह रहे, तो अब उनको एहसास हुआ कि बहुत बड़ी हमने गलती कर दी, उसका वापस खामियाजा भुगत गई जनता। अब उनको एहसास हो गया, तो उन्होंने वापस निर्णय दे दिया पंचायत राज चुनाव में। यहाँ इवन हमारे कलेक्टर थे मिस्टर पोसवाल, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। अच्छा, मैं 10:30 बजे घर पे था तो मुझे फोन आया पोसवाल जी का, अरे बोले कि एमएलए साहब कहाँ? मैंने कहा मैं भीम हूँ। अरे सर हो क्या रहा, मैं क्या हो गया सर? मतलब आपके मतलब 16 में से सर 10। फिर थोड़ी देर बाद मैं गुमती पहुंचा, अरे सर क्या बात है, 16 में 14, फिर एक बार 16 में 16 हो गया। सर ये रिजल्ट क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज हमारी बोली गई, तो ये कौन सा आपके पास कौन सा ये
ये जादुई, वो कहते हैं, हालांकि जादूगर तो अशोक गहलोत जी को कहते हैं, मगर यहाँ आप परिणामों में आप कहाँ से जादू ना, निकाल मेरी के ला रहे जनता हैं? में, मेरा जनता में विश्वास है, मेरा प्यार है जनता के प्रति, और सद्भावना मेरी उनके प्रति है, मैं उनके प्रति रखता हूँ, वो मेरे प्रति रखते हैं, बस ये बात है। और इसी का जीता जाता उदाहरण है कि आज देखिए चारों विधानसभा में 100% रिजल्ट आज केवल भीम से मिला, और जबकि भीम का हरि सिंह हारा हुआ कैंडिडेट है, लेकिन उसके बाद ही जनता में इतना मेरे प्रति भावना थी, पार्टी के प्रति भावना थी कि 100% 16 में से 14 और 15 में से 11 और वापस हमारे 6 में से 6 मतलब 5। नहीं, ये सब तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, इसमें नगर पालिका और नगर पालिका वापस आपके नगर पालिका, मगर फिर भी जैसे कि एक तो आपके वो बीच में प्रधान प्रकरण हुआ था कि उसमें बड़ी भागदौड़ वाला कार्यक्रम हो गया था, काफ़ी ऐसा लगा कि क्या कुछ चीज़ें तो बाहर आई, कुछ आपने आने से रोक ली, तो ये जीत के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो फिर हरि सिंह जी उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते? नहीं, मैंने किया ना, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। जब हमारे देवगढ़ की स्थिति ऐसी थोड़ी विकट लगी, तो मैंने वो जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हमारा प्रधान बनना चाहिए, और ऊपर के हमारे जो भी हमारे थे उन्होंने भी मुझे यही बोला कि एमएलए साहब कैसे भी करके अपने भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बने, तो मैंने उसी से बना दिया मैंने। अगले 2023 के चुनाव में 3 ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको आप लेके जा रहे हैं कि भैया अब ये 1 साल बाकी है और 1 साल में हम इन 3 मुद्दों पे काम करेंगे, इन 3 मुद्दों के माध्यम से हम इस जनता तक जुड़ने की कोशिश करेंगे? तो सबसे बड़ी तो हमारे वहाँ पेयजल की समस्या है। ठीक है। वैसे तो मैंने भीम के लिए तो भोमादे से मैं लाया 22 किलोमीटर से पानी लाया, जो आज भीम में तो कोई दिक्कत आती नहीं है। अभी वाले विधायक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। 3 साल हो गए, बजट घोषणा हो गई, और जबकि ये घोषणा कोई जरूरत नहीं थी, इनको क्रियान्वित करनी थी। जब पीएचडी मिनिस्टर थी हमारी किरण जी महेश्वरी, उस वक्त 750 करोड़ का मैंने भैंसरोड गढ़ से पूरी भीम विधानसभा के चंबल का पानी की परियोजना बना चुका था मैं। ये तो हमारी सरकार नहीं आने से, अदरवाइज तो अभी तक पानी चालू हो गया होता। इन्होंने केवल जनता को मुंगेरी लाल हसीन सपने दिखाते दिखाते 3 साल निकाल दिए, 4था साल भी आ गया। तो मैंने कहा भाई अगर जनता को आपने दिखाते हो, मैंने गहलोत जी को मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे विधायक जी पूछो, अरे भाई पानी चालू तो कराओ, लेकिन ये खाली सगु पे है, और अभी तो कुछ होने वाला भी नहीं है। अभी पानी पहला मुद्दा है, पानी मेरा सबसे मेन मुद्दा। दूसरा ऐसा कौन सा विषय कि बस मेन तो सबसे बड़ा मेरा मेन पानी का है, पानी है। दूसरा भी हमारी जो सांसद महोदया है, जो रेलवे लाइन की कोशिश करी है, तो अभी हमारा रेलवे कनेक्टिविटी में धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी सांसद महोदया को, जो इन्होंने दिन रात मेहनत करके जो मारवाड़ से मावली जो लाइन जाने वाली थी, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अटक गई, तो उस लाइन को डाइवर्ट करके यहाँ से कामली घाट से भीम जवाजा होते पर जोड़ेंगे। ये हो जाएगा ये काम, ये हो जाएगा। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए ये रेल लाइन ऐसी हो गई कि वो एक फिल्म में डायलॉग था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो उसमें करण अर्जुन आ गए, मगर ये ब्रॉडगेज अभी तक नहीं आई। तो ये विषय आपको लगता है कि इस बार चुनाव में अभी होगा? देखिए 3 सर्वे हो चुकी है, अब जिसमें फाइनलाइज करना भी कौन सी जो शूट करेगी लाइन, उससे वो फाइनल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगले साल इसका सेंक्शन भी हो जाएगी, अगले बजट में। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ 2023 में पुणे हमारा मोदी सरकार बने, ताकि जो हमारे ये अधूरे सपने साकार हो सके। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा रेलवे लाइन, अगर रेलवे कनेक्टिविटी होती है तो हमारा आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, चाहे ये क्या नाम अपने यातायात दृष्टि से, और दूसरा हमारा क्षेत्र जो है पूरा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उसे भी अगर कनेक्टिविटी होगा तो हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। एक जो सबसे बड़ा सवाल, अब हालांकि आपने बता ही दिया कि 2023 पार्टी भी देख रही है, सब देख रही है, हरि सिंह जी से बड़े स्पष्ट रूप से पूछता हूं कि क्या परिणाम देखते हैं आप? क्योंकि एक भीम की राजनीति ऐसी है कि वो राजनीतिक विरोध के साथ साथ ऐसा लगता है कि 2 परंपरागत विरोधी हर एक चुनाव में आ रहे हो। एक परिवार आपका है जो 4 चुनाव से जुड़ा हुआ है, विपक्षी परिवार लंबे समय से एक राजनीति कर रहा है, तो 2023 का चुनाव कैसा रहने वाला है? तो हमारा हाउस कमल खिलेगा जी। और जो सामने जो हमारे विरोधी है, जो बोलते हैं हम 3 पीढ़ी से, और 3 पीढ़ी वाले वो केवल राज करना जानते हैं, लेकिन ये हरि सिंह तो केवल सेवा भावी और सेवा करना चाहता है। और सेवा करके मैं पुणे भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाऊंगा, ये ऐसी मेरे को पूरी विश्वास है पब्लिक से, और ये हम इसको साकार करके दिखाएंगे। तो देखा आपने, कमल खिलाने की बात हो रही है लगातार। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि भीम की राजनीति ऐसी है जो कभी ठंडी नहीं पड़ती है, हमेशा वहाँ राजनीतिक आँच पे कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप पकते रहते हैं, और ये न केवल राजनीति को बल्कि उस क्षेत्र के तमाम वातावरण को भी थोड़ी गर्माहट देते हैं, उसको भी थोड़ा ऐसा बना लेते हैं कि लोग सीधे सीधे राजनीतिक रूप से जुड़े। अब ये इस एक इंटरव्यू के माध्यम से हालांकि बड़े ही सीधे शब्दों में कहा है कि दावेदारी हम करेंगे, इसके साथ साथ शब्द ये भी आए हैं कि भैया बड़ी मजबूत तरीके से हम 2023 की ओर बढ़ रहे हैं,
कुछ विषय ऐसे जो अहम रहने वाले हैं उन तक भी पहुँचे। तो कुल मिलाकर भीम की राजनीति में जो उठापटक गत 4 सालों से चल रही है, अब उसके जब चुनाव का 1 साल बचा है तब उसके लिए हम सोच सकते हैं कि अब जैसे जैसे समय निकलेगा इन तमाम आरोप प्रत्यारोप और दावेदारों के बीच राजनीतिक गर्माहट और बढ़ेगी। उस गर्माहट के तमाम पहलू हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ पूर्व विधायक हरी सिंह जी थे। कोशिश करेंगे कि फिर कभी इनसे भी मुलाकात होगी। कोशिश ये भी करेंगे कि बाकी दूसरे शहरों तक भी हम कभी पहुंच सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।